जी हम डिस्कस ये कर रहे थे कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगी और नेम आ जाए, ठीक है, और चूंकि नेम आ रहा है तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर सप्लायर है या कस्टमर है। अच्छा, अब यहाँ जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है, सप्लायर या कस्टमर। अब यहाँ कैसे पता लगेगा कि यहाँ तो परचेज की ट्रांजैक्शन तो नहीं है, सेल की ट्रांजैक्शन नहीं है। ये याद रखिएगा वो ट्रांजैक्शन इससे पहले हो चुकी है। क्यों? जब ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कैश पे टू नवीद एंड सन्स, यानी हम लोग नवीद एंड सन्स को पेमेंट कर रहे हैं। भाई किस चीज की पेमेंट कर रहे हैं, क्यों पेमेंट कर रहे हैं? बिजनेस में पेमेंट की भी तो कोई रीजन होगी ना। तो डेफिनेटली इससे पहले हम इससे गुड्स परचेज कर चुके होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ नवीद एंड सन्स जो है वो सप्लायर है, क्योंकि सप्लायर को पे, अब जरा एक सीक्वेंस बनाइएगा। सप्लायर वो पर्सन है जिससे मैं गुड्स क्रेडिट पे खरीदूंगा और बाद में उसको पेमेंट करूंगा, यानी दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन है। पहली ट्रांजैक्शन वो होती है जब मैं सप्लायर से गुड्स को बाय करता हूँ, दूसरी ट्रांजैक्शन वो होती है जब मैं सप्लायर को पेमेंट करता हूँ उसी गुड्स के अगेंस्ट। जैसे बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लीजिएगा, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक कीजिएगा। सपोज आप एक बुक शॉप पे जाते हैं, वहां से आप 1000 रुपीज की एक बुक ले आते हैं और आप कहते हैं जी मैं 15 डेज में आपको पेमेंट कर दूंगा, और वो पर्सन एग्री हो जाता है। अब मुझे बताइए कि वो जो पर्सन, वो जो शॉप है, वो आपके लिए क्या बना? सप्लायर, क्योंकि आपने उससे गुड्स परचेज की। ये एक ट्रांजैक्शन हो गई। फिर आफ्टर 15 डेज आप उसके पास जाओगे और आप उसको 1000 रुपीज पे करोगे। ठीक है, जब पे करोगे तो वो भी सप्लायर को पे कर रहे हो। और याद रखिएगा ये सेकंड ट्रांजैक्शन है, और वही ये ट्रांजैक्शन है कैश पे टू नवीद एंड सन्स। तो लिहाजा यहाँ पर नवीद एंड सन्स की जगह हम अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर्स का वर्ड यूज करें। ठीक है जी, अब जरा देखते हैं कैश एसेट है और एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, क्योंकि आप कैश पे कर रहे हो। जब आप कैश पे करते हो तो बिजनेस से कैश आउट होता है, there is a decrease in asset, and decrease in asset would credit. Okay, accounts payable की तरफ आते हैं। accounts payable is या creditor is basically a liability, और liability यहाँ पर increase हो रही है या decrease? obviously decrease हो रही है। कैसे? क्योंकि जिस वक्त आपने गुड्स खरीदी थी उस वक्त लाइबिलिटी बढ़ी थी। अब चूंकि उसे पेमेंट कर रहे हो तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है, यानी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी जो है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक डेबिट होता है। अगेन देख सकते हो एक डेबिट है और एक क्रेडिट आ गया, खुद बहुत एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। इसी तरह एक ट्रांजैक्शन इसी स्टाइल की और लोन ले रहा हूं, कैश received from असलम। अब कैश रिसीव कर रहे हैं हम असलम से। अब मैं नेक्स्ट से क्वेश्चन करूंगा। अलिया कंवल, हाँ जी बताइएगा इसमें हेड कौन से हैं? सर ये कैश रिसीव की हमारा ये एसेट है, जी और सर असलम जी जी, असलम सप्लायर है कस्टमर है? सर सप्लायर। सप्लायर से कैश रिसीव करते हैं आप या पे करते हैं? सर रिसीव कर रहे हैं। रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव सप्लायर से किया जाता है कस्टमर से किया जाता है? थिंक, मैं चाहता हूं तो आप लोग थिंक किया करें, सर थिंकिंग प्रोसेस कस्टमर। चाहिए। देखो आप जिसको पैसे देने हैं वो आपका कस्टमर नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। और जिससे पैसे लेने हैं वो सप्लायर नहीं हो सकता। सप्लायर क्यों हमें पैसे देगा? सप्लायर को तो हमने पैसे देने हैं ना। मैंने अभी एग्जांपल दी, आप लोगों ने मैंने एक, चले मैं अपने ऊपर लेता हूं। मैंने एक बुक शॉप से 1000 की बुक बाय की। जब मैं 1000 की बुक बाय कर रहा हूं तो मैंने उसको पेमेंट करनी है, बिकॉज ही इज माई सप्लायर। और अगर मैंने किसी को बुक सेल की है, मसलन मैं आपको बुक सेल करता हूं 1000 रुपीज की, तो मेरे लिए आप कस्टमर हो गए। आप मेरे लिए कस्टमर हो।
तो मैंने आपको पेमेंट करनी है या रिसीव करनी है? रिसीव करनी है ना। तो याद रखिएगा कस्टमर से पेमेंट हमेशा रिसीव होती है। ये आपने पहला बिल्कुल ठीक बताया था। फर्स्ट इज द कैश और सेकंड जो है वो हमारा डेटर्स आएगा या अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा। अब कैश हमारा एसेट है और एसेट हमारा बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज इन एसेट जो है वो हमेशा डेबिट होगा। क्यों? जब आप कैश रिसीव कर रहे हो असलम से तो असलम का बैलेंस कम हो रहा है लेकिन कैश मुझे रिसीव हो रहा है। और डेटर भी हमारा एसेट है और एसेट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होगा क्योंकि हमारा असलम का बैलेंस डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये एक ट्रांजैक्शन में ले रहा हूँ अलहदा से। ये असलम है, आपने गुड्स सेल की, एक आपके पास कस्टमर आता है असलम, आपने उसको गुड्स सेल की, गुड्स सोल्ड की, सपोज 6,000 रुपीज। तो आप उसका एक ओपन कर लो एक खाता सा जिसको खाता कहते हैं उर्दू में। ठीक है, अभी मैं लेजर का वर्ड यूज इसलिए नहीं कर रहा कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। सिंपल, आप उसका एक कॉपी पे नाम लिख लेते हो जी मिस्टर असलम और आपने उसकी डेट डाली, जो भी डेट है ये डेट लिखी और डेट लिख के आप लिख दो जी ये चीजें ली हैं और ये उसकी अमाउंट है जी 6,000 रुपीज। ये आपने बुक्स में लिख दिया, ये मेरी क्रेडिट सेल। अच्छा, अब वो कस्टमर मुझे पैसे देता है तो मैं लिखूंगा ना कैश फ्रॉम असलम। अच्छा, जब मैं असलम से कैश रिसीव करता हूँ, चले मैं समझाने के लिए पूरा 6,000 नहीं लिखता, 4,000 रिसीव किया। तो जैसे वो कैश देगा मैं कैश तो प्लस कर लूंगा ना कैश बुक में, वो तो हो गया, कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो गया। जरा इसको मैं खास तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, असलम का लेजर ओपन करोगे, असलम के लेजर में लिखोगे डेट और डेट में लिखोगे जी ये अमाउंट मैंने रिसीव कर ली है और रिसीव करोगे 4,000। जब रिसीव कर 4,000 करने के बाद जब बैलेंस करोगे तो बैलेंस कितना आएगा? यकीनन कम होगा कि नहीं? बैलेंस 2,000 हो गया। सो देयर इज अ डिक्रीज, ये देख सकते हो डिक्रीज, इसलिए मैंने इसको डिक्रीज लिखा है। एसेट, एसेट मेरा डिक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। ये दिस इज कैश रिसीट फ्रॉम असलम। ये मैंने थोड़ा सा इसको फर्दर इलेबोरेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, पेड सैलरीज फॉर द मंथ। पेड सैलरीज फॉर द मंथ। जी, अब मैं क्वेश्चन करता हूं जी नेक्स्ट स्टूडेंट से, अमान वहीद, हेड ऑफ अकाउंट्स। सर सैलरी एक आएगी एक्सपेंस, ठीक है, दूसरा पेड अकाउंट पेएबल। अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अच्छा, एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक आपने सैलरीज। माशाल्लाह मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग उसको पार्टिसिपेट भी कर रहे हो और काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी हो रही है। जैसे मैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है ना नए स्टूडेंट से इंट्रो लेवल पे, वो एक डेफिनेटली मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि इतनी क्लासेस के बाद ये चीज मुझे नजर आना शुरू होगी। सो दैट्स गुड थिंग कि वो चीजें थोड़ी सी अर्लियर हो रही हैं, अच्छी चीज है। लेकिन अभी भी मसाइल रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि ये 4 से 5 क्लासें ऐसी होती हैं जहां पर आप अंडरस्टैंड करते हुए वक्त चाहिए होता है आपको। तो सैलरीज एक तो हेड हो गया, सैलरीज, ठीक है जी। अच्छा, जब वर्ड अब यहाँ पर दूसरा हेड कहीं पे नजर नहीं आ रहा, मसलन कैश की मैं बात करूं, ये दूसरा हेड हेड असल में कैश है। ये कहाँ लिखा हुआ है कैश? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, जब वर्ड पेड है, पेड, मैं लिखता हूं जी पेड, तो पेड किया ही कैश में जाता है। पेड सैलरीज, सैलरीज पे की है तो ऑब्वियसली सैलरी किस चीज में पे करोगे? ऑब्वियसली कैश में। ठीक है जी, तो यहां पर आपने कैश का ऑपोजिट अकाउंट लिखना है। पेड के साथ कुछ भी ना लिखा हो तो वो कैश ही होता है। जैसे यहाँ पर तो मैंने लिखा था ना कैश पेड, अगर मैं कैश का वर्ड हटा दूं और पेड टू नवीद एंड सन्स तब भी कैश है, तो पेड मीन कैश। ओके, अब सैलरीज एक्सपेंस बाय नेचर एक्सपेंस आ गया।
एक्सपेंस बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होगा। कैश इज अवर एसेट, कैश बिजनेस में डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम कैश को पे कर रहे हैं, और डिक्रीज इन कैश मेरा क्रेडिट होगा। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस जितने भी होते हैं इस तरह एंट्री पास होती है। कोई और भी एक्सपेंस आ जाए, आप इसी तरह उस एक्सपेंस का हेड लिखोगे और कैश को क्रेडिट कर दोगे। अब इससे अगली एंट्री देखते हैं। सर एक मिनट बात सुने, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। इसमें करंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लागू हो रहा? जी, लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट तब राइज होता है जब एक एक्सपेंस हो चुका है और आपने अभी पे नहीं किया। ठीक है जी, मसलन आप एक महीने के बाद तो सैलरी अगले महीने अगर देते हो, इस महीने की सैलरी नेक्स्ट मंथ, जैसे अक्सर होता है कि 30 को महीना खत्म हुआ, कई बिजनेसेस 5 तारीख को सैलरीज देते हैं, 4 को देते हैं, तो उस सूरत में उस मंथ के एंड पे लाइबिलिटी पहले रिकॉर्ड होगी फिर पेमेंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सैलरी उसी महीने की उसी महीने में पे करते हैं तो फिर लाइबिलिटी बुक करने की जरूरत नहीं होती। राइट, आप डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सर इसमें एक्सपेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है जबकि आप अपनी सैलरीज को तो दे रहे हो, आप सैलरीज दे रहे हो तो आपके उस, अच्छा ठीक है, वो लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है सर, असल एक्सपेंस तो इंक्रीज होगा ना, जो जो आप जी जी बिजनेस करते जाओगे, हर महीने जब सैलरी पे करोगे तो बढ़ती जाएगी ना सैलरी आपकी एक्सपेंस जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, की। ये उस पॉइंट। शुक्रिया सर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम एंट्री लिखते हैं ऑनर ऑफ सर बिजनेस। जी, सर ये लाइबिलिटी वाली बात आप दोबारा बता दें, ये जो अभी इन्होंने पूछी है करंट लाइबिलिटी, जो समझ नहीं आया। अच्छा जी, लाइबिलिटी वाली अमाउंट में दोबारा बता देता हूँ। देखिए, मैंने ये कहा कि जिस वक्त कोई एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस अगर उसी वक्त आप एक्सपेंस पे कर देते हो तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। उसी वक्त से मतलब क्या है, जैसे ही आपके पास बिल आया और साथ ही जमा करा दिया। ठीक है, मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा, मैं पहले ओवरऑल बात कर लूं फिर आपको सैलरी पे लाता हूँ। मसलन आज बिजली का बिल आया और आज ही आपने पे कर दिया, तो फिर लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है? यानी इसका मतलब मुझे फिर अगर मैं लाइबिलिटी रिकॉर्ड करता हूँ तो दो एंट्रीज होती हैं, पहले मैं लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूं फिर पेमेंट करूं। लेकिन अगर आज मुझे बिल मिलता है और मैं पेमेंट करता हूं 5 दिन के बाद, याद रखिएगा जिस दिन बिल आया है उस दिन मुझे लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और जिस दिन पे करूंगा उस दिन लाइबिलिटी पे करूंगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने, दो मुख्तलिफ चीजें। क्यों? उसकी सिंपल लॉजिक ये है, ये एक लाइन में आगे जाके पढ़ाया करता हूं, लेकिन आपने क्वेश्चन पहले कर लिया तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। एवरी ट्रांजैक्शन, ये अकाउंटिंग का रूल है, every transaction must be recorded at the time of occurrence, at the time of occurrence। यानी हर ट्रांजैक्शन उस वक्त रिकॉर्ड होगी, उसी वक्त लाजमन रिकॉर्ड होनी चाहिए जिस वक्त वो हुई है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैंने जो एग्जांपल दी, एक बिल आपके पास रिसीव हुआ 7 जनवरी को, मैं ईयर नहीं लिख रहा, 7 जनवरी को आपको बिल रिसीव हुआ और आपने बिल पे किया 7 जनवरी को। ये मैं एक ये ले रहा हूं, ये दो ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएंगी मेरी, ये एक ट्रांजैक्शन कहलाएगी क्योंकि जिस दिन बिल मिल रहा है उसी दिन रिसीव हो रहा है, तो इसकी अकरेंस एक कंसीडर होगी। तो जिस दिन बिल पे करोगे वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, यानी नो नीड टू रिकॉर्ड लाइबिलिटी। क्योंकि मैं एक्सपेंस पे कर रहा हूं। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन देखिएगा, अगर मेरी बिल रिसीव होता है 7/1 को और मैं बिल की पेमेंट करता हूं 10 को, तो फिर तो अकाउंटिंग के इस प्रिंसिपल के मुताबिक ये दो सेपरेट ट्रांजैक्शन हो जाएगी।
तो ये जिस दिन बिल रिसीव हुआ है, चूंकि पे तो नहीं किया, तो आई हैव टू रिकॉर्ड लाइबिलिटी। मैं यहाँ पर लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है जी। और 10 को जिस दिन पे कर रहा हूं उस दिन मैं पेमेंट कर रहा हूं लाइबिलिटी की। 2 लेदर ट्रांजैक्शन होंगी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, 2 सेपरेट ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा, एक 7 को और एक 10 को। लेकिन दोनों अगर सेम डे को हो रही है तो कोई जरूरत नहीं होती लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की। इसी तरीके से सैलरीज में आते हैं। सैलरीज चूंकि मंथ की होती है मोस्टली, जैसे लिखा भी है मैंने फॉर द मंथ, ये देख सकते हो फॉर द मंथ। तो सैलरी किस दिन ड्यू होगी, ड्यू का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, जब मंथ कंप्लीट होगा। अब जैसे एक महीना मुकम्मल होता है 31 जनवरी को, ये मंथ कंप्लीट हुआ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब अगर पेमेंट उसी डेट को हो रही है, 31 जनवरी को ही पे हो रही है सैलरी, तो मुझे लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करो। लेकिन अगर जनवरी की सैलरी फरवरी में पे करता हूँ, तो फिर जनवरी की सैलरी पहले जनवरी में रिकॉर्ड करूंगा एज अ लाइबिलिटी, फिर फरवरी में पेड करूंगा। ये 2 सेपरेट ट्रांजैक्शन हो जाएगी, ठीक है। एक्सपेंस में हमेशा एक चीज याद रखनी है, अगर एक्सपेंस उसी वक्त आप पे कर देते हो, जैसे ही हुआ साथ ही पे कर दिया, तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। और अगर आपने उसको लाइबिलिटी को बाद में पे किया, तो फिर आपको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल उसी तरह जैसे गुड्स परचेज करते हो और पेमेंट नहीं की, तो क्या आप लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते क्रेडिटर्स की? बिल्कुल करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हम लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करें। तो अब चूंकि यहाँ मैंने लिखा पेड सैलरीज फॉर द मंथ, तो यहाँ पर हमने उसी महीने में सैलरी पे की, ठीक है। बेशक नहीं लिखा हुआ कहीं पे, लेकिन फॉर द मंथ का मतलब वो हम यही लेते हैं कि उसी महीने में की, क्योंकि अगर उस महीने में ना होती तो वो स्पेसिफाई करता। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद आइएगा अगली ट्रांजैक्शन, ऑनर ऑफ बिजनेस विथड्रू कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। ऑनर ऑफ बिजनेस ने विड्रू किया, कैश किया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अपने पर्सनल यूजेस के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है जी। अब यहां पर हेड ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, और मैं क्वेश्चन करता हूं जी अब नेक्स्ट स्टूडेंट, दिस क्या नहीं? Yes, sir. जी, Sir, इसमें head of account, sir, owner of business with you cash from for personal expenses. Sir, personal expense तो expense में ही आएगा. ठीक हो गया। और Sir, cash. Sir, लेकिन नहीं sir, cash नहीं आएगा sir. एक तो कैश हो गया, बिल्कुल ठीक है, एक तो आपने सही बताया, एक तो कैश में लिख देता हूं, लेकिन Sir, दूसरा कौन सा है? sir दूसरे का नहीं समझ आ रहा. ओके, कोई बात। जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने ऑनर्स इक्विटी के अंदर 3 डेफिनेशंस लिखवाई थी, ठीक है। अगर आपको याद हो, एक कैपिटल, एक ड्राइंग्स, और एक हमने लिखी थी थर्ड, कौन सी? रिटेन प्रॉफिट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग? जरा रिकॉल करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग इज दैट व्हेन एनी पर्सन withdrew anything from the business, ठीक है, for personal use, ठीक है, any person, owner, यानी owner of the business, when any amount, owner of the business withdrew any amount from business for his personal use in anticipation of profit, that is drawing। दूसरी चीज मैंने आपको कल ये भी बताई थी जब ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट की थी, कि प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कि जरूरी नहीं है कि वो नेम यहाँ लिखा हो, ठीक है। जैसे हमने पहली ट्रांजैक्शन कल की थी, कल से मतलब लास्ट क्लास में की थी, जिसमें कैपिटल का वर्ड आया था, हालांकि वहां कैपिटल लिखा नहीं हुआ था, वहां लिखा था कि मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सपोज। अब यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है कैपिटल, लेकिन डेफिनेशन से हमने अंदाजा लगाया और कि ये कैपिटल है। इसी तरह ये डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारी ड्राइंग्स है। दूसरा हेड हमारा होगा ड्राइंग्स, ठीक है जी।
अच्छा, अब कैश बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? यकीनन कैश डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज इन एसेट जो है, डिक्रीज इन एसेट, ये हमारा डेबिट होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से जरा केयरफुली देख रहे हैं, मैंने कुछ मिस्टेक करनी है, आपने जरा खुद आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। सर एक क्रेडिट नहीं होगा सर, कैश सर। दैट्स गुड, ठीक है। अभी तो खैर मैंने बता दिया ना, लेकिन अब जरा ध्यान में रखिएगा, अब मेरा नेक्स्ट टास्क होता है, ये मेरा एक स्टाइल है पढ़ाने का, और ये हमेशा क्लास में भी मैं करता होता हूँ। और पहले मैं बता देता हूँ कि जी अब से ऑनवर्ड मैं कुछ मिस्टेक्स करूंगा और आपने केयरफुली उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी जाग के बैठना है, सोना नहीं है, क्योंकि आप विजिलेंट होंगे तो मेरी मिस्टेक निकालेंगे, राइट? ओके, मैं ये नहीं हर जगह मिस्टेक करूंगा, बस कहीं एक जगह में जाकर मिस्टेक करूंगा और आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मैंने गलत लिखा था जानबूझ के कि कैश एसेट है और कैश डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इन एसेट डेबिट नहीं होता, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होगा। अच्छा, अब ड्राइंग्स क्या है, ये मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये किस एलिमेंट में फॉल कर रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा है जी। तो मायरा सोहेल बताइएगा जी, ये सर ये ऑनर्स इक्विटी में आएगा। ऑनर्स इक्विटी है, और ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, गुड, थैंक यू। और ये जो ड्राइंग्स है, ये हमारी ऑनर्स इक्विटी है, ड्राइंग्स इज अवर ऑनर्स इक्विटी, और ऑनर्स इक्विटी ड्राइंग्स की वजह से इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है, एंड डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी इज डेबिट, ये हमारा ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया, ठीक है जी। अब इससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन ले रहा हूं आपके साथ। ऑनर ऑफ द बिजनेस, ऑनर ऑफ बिजनेस विड्रू सर एक कैश। क्वेश्चन है जी प्लीज। सर, हम ड्राइंग को इस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइंग इंक्रीज भी तो हो रही है ना? ड्राइंग्स बिल्कुल इंक्रीज हो रही है, एग्रीड, लेकिन ये याद रखिए कि ड्राइंग इंक्रीज हो रही है तो ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज हो रही है। मैं यहाँ ड्राइंग्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखता, ये इंक्रीज और डिक्रीज जो हम लिखते हैं, ये हम लिखते हैं एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और चूंकि रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट इससे रिलेट करता है, ये दो चीजों से, यानी ये मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ, इसको इससे लिंक करेंगे तो रूल पता लगेगा कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट, राइट। तो आप अगर ड्राइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो ड्राइंग्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमने यहाँ देखना है कि ड्राइंग्स की वजह से ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो यू विल से डेफिनेटली द ऑनर्स इक्विटी विल डिक्लाइन, राइट। Owner of the business withdrew cash for office expenses. For office expenses. ठीक है जी। Owner of the business withdrew cash for office expenses. अब मैं नाम लेता हूं स्टूडेंट का जिससे आज क्वेश्चन नहीं किया, मेरा ख्याल है हमजा आपसे क्वेश्चन नहीं किया, मोहम्मद हमजा। एक तो कैश होगा, कैश और ऑफिस एक्सपेंसेस में आएगा। जी बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखो एक चीज बड़ी क्लियर है, पिछली ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन में अब दूसरा हेड जो है ना वो ऑफिस एक्सपेंस के नाम से ही मैं लिख दूंगा, लेकिन दोनों में बेसिक फर्क क्या है। पहला जो आया वो आपका एक्सपेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि वो ऑनर ने विड्रॉ कराया है अपने पर्पस के लिए, और आपने पढ़ा है ऑन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू, बिजनेस एंड बिजनेस बोथ शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन सेपरेट है, तो लिहाजा अगर बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे निकाल के लेके जा रहा है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्राइंग्स कंसीडर होगी। लेकिन अगर बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे निकाल रहा है लेकिन ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए निकाल रहा है, तो फिर याद रखिएगा वो ड्राइंग्स नहीं है, वो हमारा एक्सपेंस है। अब यहाँ पर कैश एसेट है और एसेट बिजनेस के अंदर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो,
और डिक्रीज इन एसेट जो है वो मेरा क्रेडिट होगा। इसी तरह ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो मेरे एक्सपेंस है, और बिजनेस में एक्सपेंस इंक्रीज होता है। याद रखिएगा बिजनेस में एक्सपेंस डिक्रीज नहीं होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा। मसला ये कैसे हो सकता है डिक्रीज हो जाए? बहुत रेयर है, वो एडजस्टमेंट्स होती है, वो आगे जाके पढ़ेंगे अकाउंटिंग में। लेकिन अगर मैं इस तरह कहूँ कि आपने खर्च किया, एक्सपेंस किया, फिर उसके बाद दोबारा आपने एक्सपेंस किया, तो वो इंक्रीज ही करेगा ना, डिक्रीज तो नहीं करेगा। कोई भी एक्सपेंस का नेम ले लो समझने के लिए। मसलन मैं बिजली का बिल की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। जनवरी से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जनवरी का बिल फरवरी में आएगा। जैसे आप बिल पे करोगे, आपका एक एक्सपेंस 1 महीने का हो गया, अगला बिल पे करोगे 2 महीने का एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस बढ़ ही रहा है ना, कम तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए एक्सपेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज इन एक्सपेंस, और इंक्रीज इन एक्सपेंस ऑटोमेटिकली डेबिट होगा। अब आप देख सकते हो कि एक अमाउंट डेबिट हो रही है और एक अमाउंट हमारी क्रेडिट हो रही है। ठीक है, अब इसे आगे नेक्स्ट में मूव करेंगे। जी कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट का, मैं जरा देख लूं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं returned goods to Ninja Co. Ninja and Co. आपने गुड्स रिटर्न की है निंजा एंड को। ओके, लेट्स सी कि आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग अब क्या जवाब देते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट देख लेते हैं, वाइज असर। जी सर। जी, इसमें कौन से हेड आएंगे बच्चे? सर एक तो आएगा अकाउंट पेएबल। ओके सर एक गुड्स आएंगे, फिर एक गुड्स आएंगे। अच्छा बिल्कुल ठीक है, मैं अब आपको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूं। एक आपने बिल्कुल ठीक है, अकाउंट्स पेएबल। देखो अब यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में जैसे नेम आया, मैंने फौरन मूव क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट, सप्लायर है या कस्टमर। अब जरा गौर से इस ट्रांजैक्शन को पढ़िएगा, रिटर्न गुड्स टू निंजा एंड को। मुझे बताओ वापस किससे करते हो गुड्स? यकीनी बात है उसे ही वापस करोगे ना जिससे पहले खरीदी है। एक चीज मैंने किसी से खरीदी नहीं, मैं उसके पास लेके जाऊंगा कि ये आप वापस ले लो, वो कभी भी नहीं लेगा। हमेशा गुड्स उसी को वापस होती हैं जिससे पहले गुड्स परचेज की गई हों। असल में ये परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन है। अगर इसको मैं और इलेबोरेट कर दूं, यहाँ आपको रेड कलर में लिख देता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन, हम कहते हैं जी ये ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न है। जो गुड्स आपने खरीदी हुई थी, जैसे अक्सर होता है कि गुड्स में कोई फॉल्ट निकल आया या गुड्स आपने एक्सेस आ गई तो आपने उसको वापस कर दिया, तो एक तरफ तो अकाउंट्स पेएबल आ गया, ठीक है, और लेकिन दूसरी तरफ मेरा यहाँ पर इन्वेंट्री का हेड यूज होगा, क्योंकि गुड्स का वर्ड आपने यूज किया जो गलत नहीं है, लेकिन हेड ऑफ अकाउंट जो है ना वो मेरा परचेज के लिए इन्वेंट्री यूज होता है, परचेज रिटर्न के लिए भी इन्वेंट्री यूज होता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये परचेज रिटर्न्स है। ठीक है जी, अब अगर इसको देखते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा है, अकाउंट्स पेएबल इज अ लायबिलिटी। अकाउंट्स पेएबल मेरी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? डेफिनेटली लायबिलिटी मेरी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? कि जब आप गुड्स वापस करोगे तो आपने उसको पेमेंट तो नहीं करनी ना उन गुड्स की अगेंस्ट, तो आपकी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो गई, और डिक्रीज इन लायबिलिटी जो है वो मेरा क्या होगा जी? डेबिट। उसके बाद इन्वेंट्री। अब यहाँ पर जब आप गुड्स वापस कर रहे हैं तो इन्वेंट्री आपका चूंकि एसेट है तो एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, इसमें गुड्स सर वापस जा जी। सर ये लाइबिलिटी एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दिए कैसे डिक्रीज हो रही है? जी मैं दोबारा कर देता हूँ। देखिए लाइबिलिटी डिक्रीज इसलिए हो रही है कि इससे पहले ये डिसाइडेड है कि जब आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो इससे पहले एक ट्रांजैक्शन हो चुकी होगी बैंकों से, और हमने उससे गुड्स परचेज की हुई थी। मसलन आपने उससे 50,000 रुपीज की गुड्स बाय की,
और इस ट्रांजैक्शन में आप उसको 5000 की गुड्स वापस कर रहे हैं। तो जब आपने 50,000 की गुड्स बाय की थी उस वक्त आपकी लाइबिलिटी बढ़ी थी ना, कि मैंने उसको 50,000 रुपीज देने हैं। आज 5,000 की गुड्स आप उसको वापस कर रहे हो, तो वापस जब करोगे तो यकीनन उस 5,000 के अगेंस्ट आप पेमेंट तो नहीं करोगे। जब पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी लाइबिलिटी खुद ब खुद 45,000 हो जाएगी, राइट। तो दिस इज दैट इज व्हाई इट इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो ये जो इन्वेंट्री लिखी है दिस इज नॉन एज डिक्रीज इन एसेट, और डिक्रीज इन एसेट मेरा क्रेडिट होगा, ठीक है। डिक्रीज इन एसेट मेरा क्रेडिट होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इससे अगली एक क्वेश्चन कोई और भी है स्टूडेंट, ये देखें जी। अच्छा, ये जो है ना, जहां इन्वेंट्री है वहां पर आप परचेज रिटर्न भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको रीड आपने बैकएंड पे इन्वेंट्री ही करना है कि वो मेरा एसेट है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब मैं एक ट्रांजैक्शन एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये जो हमने गुड्स सर मतलब हमने ये गुड्स दोबारा रिटर्न किए हैं सर, तो हमने ये कैश पे सर हमने लिए हुए थे ना सर? अगर कैश पे रिटर्न होंगी ना तो फिर अब नेम नहीं होगा, वही प्रिंसिपल जो परचेज के वक्त होता है। जब आप गुड्स परचेज करते हो ना तो ट्रांजैक्शन में अगर उसने नेम दे दिया तो वो क्रेडिट परचेज होती है। इसी तरह जब आप रिटर्न कर रहे होते हो और नेम दे देता है तो ये क्रेडिट होती है। अगर ये कैश रिटर्न होती तो ये इस तरह लिखा होता है, गुड्स रिटर्न परचेज रिटर्न फॉर कैश, ये क्लियरली लिखा तो सर होता है। फिर अकाउंट रिसीवेबल हो जाता है सर, हमें कैश वापस मिलती है उसके गुड्स रिटर्न करने के बदले में? हाँ नहीं, अगर कैश पे परचेज किए ना गुड्स, जब गुड्स वापस करोगे ना तो वो रिसीवेबल नहीं होता आपका, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो उसी वक्त कैश आपको वापस देगा अगर रिटर्न करेगा कैश की ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। ठीक है और सर, अगर ठीक क्रेडिट है की ट्रांजैक्शन है तो वो अलग चीज है, क्रेडिट की। तो अब ठीक आगे है सर। चलते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब एक स्लाइड और शेयर कर रहा हूँ आपसे। अब आज की ट्रांजैक्शन मैंने काफी करवाई, अभी मैंने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में जाना है। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक थोड़ी सी कैलकुलेशन में भी आते हैं। ये तो डेबिट क्रेडिट हमारा साथ साथ चलता रहेगा, और चूंकि अब हमने आगे अमाउंट्स ऐड करनी है उसके लिए कुछ कैलकुलेशन चाहिए होती है। ये वर्ड प्रॉफिट, ये एवरी स्टूडेंट नोज व्हाट इज अ प्रॉफिट, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है जी प्रॉफिट क्या होता है। लेकिन प्रॉफिट को हम फाइनेंस में दो मुख्तलिफ वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं। Sometimes the word markup is written. Markup. Markup is a profit. Sometimes profit is replaced with the word margin. Margin is also known as profit. ठीक है, अगर याद रखेगा कि मार्कअप लिखा हो, मार्ज या मार्जिन लिखा हो, इट मीन्स प्रॉफिट, बट द कैलकुलेशन ऑफ बोथ इज डिफरेंट। ये याद रखना है, बिकॉज मार्कअप इज अ प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट, based on cost. Margin is a profit based on sales. तो मैं पहले एक छोटी छोटी सी वैल्यूज लेकर इन दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्ज कीजिएगा, इसके लिए मैं इसी से नीचे लिख रहा हूँ। फर्ज कीजिएगा कि हमें कॉस्ट गिवन है, वो कहते हैं जी कॉस्ट जो है वो मेरी 40,000 रुपीज है और मेरा मार्कअप जो है मार्कअप वो 20% है। तो वो आपसे कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट प्रॉफिट। हम सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालें? देखिए वेरी क्लियर, मैंने कहा कि वर्ड मार्कअप जब यूज हुआ होगा तो मार्कअप 20% है, तो 20% किसका? वेरी क्लियर, प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट, क्योंकि परसेंट, ये मार्कअप भी परसेंटेज में होता है, मार्जिन भी परसेंटेज में। तो ये कॉस्ट का परसेंटेज, और कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, 40,000 का 20% लूंगा,
40,000 का 20% लिया तो रुपीज 8,000, ये 8,000 मेरा प्रॉफिट आ जाए। अब उसके बाद आ जाते हैं मार्जिन की तरफ। मार्जिन में अब अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेल्स मेरी 50,000 है, सर ये दोबारा मेरा रिपीट करिएगा, मार्कअप वाला 20%, इससे आगे मैं समझ नहीं, आवाज कट के आ रही थी आपकी। अच्छा मैं दोबारा बोल देता हूँ। देखिए मार्कअप जो होता है वो हमेशा कॉस्ट पर होता है। मार्कअप इज ऑलवेज बेस्ड ऑन कॉस्ट। इफ द क्वेश्चन, इफ इन अ क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है मार्कअप इज 20%, तो 20% किस चीज का, तो अंडरस्टूड है जब वर्ड मार्कअप है तो ये 20% ऑन कॉस्ट होगा, ये लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है, ये मैंने जरा समझाने के लिए लिखा है। तो 20% ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो कॉस्ट का 40,000 कॉस्ट है, इसका 20% कैलकुलेट करूंगा मैं मैथमेटिकली कैलकुलेटर पर, तो 8,000 जो है दैट इज माय प्रॉफिट। ठीक हो गया, समझ आ गई मेरी बात? ओके। इसी तरह मार्जिन, अगर आपको वर्ड दिया हो मार्जिन, और मार्जिन वो आपसे कह रहा है 15% है, अब मैं जब प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, अब 15% किस अमाउंट का कैलकुलेट करूं? ऑब्वियसली मार्जिन इज अ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल्स। तो अब मैं ये 15% कॉस्ट का नहीं लूंगा, 15% सेल्स का लूंगा, और क्वेश्चन के अंदर सेल्स गिवन है, यानी 50,000 का मैं 15% ले लेता हूं, विच इज इक्वल टू 7,500। ये मेरा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसको फर्दर मैं अगर आगे लेकर जाऊं तो जरा देखिएगा, यहां पर ये कॉस्ट मेरी 40,000 निकली, गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉफिट 8,000 है। अगर ये आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स, तो कैसे कैलकुलेट करोगे कि 40,000 कॉस्ट है, इसमें 8,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऐड होता है, तो ये मेरे पास 48,000 आ गया। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो सेल्स गिवन है और प्रॉफिट आपने निकाल लिया, तो जब सेल गिवन है और आपसे वो पूछेगा यकीनन कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, सेल में से आप प्रॉफिट को माइनस करोगे, 7,500 प्रॉफिट माइनस करोगे, जब माइनस करोगे तो ये कॉस्ट आ जाएगी। ये प्रिंसिपल आप क्यूएमएस में भी पढ़ के आए हो, क्यूएमएस में आपने पढ़ा हुआ है C इज इक्वल टू S is equal to C plus P, meaning sales is equal to cost plus profit। तो यही प्रिंसिपल मैं यहां लगा रहा हूं, जरा देखिएगा, यहां पर सेल्स इज इक्वल टू, ये सेल्स है, ये देखिएगा सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट, ये मैंने कॉस्ट ली प्लस किया इसमें प्रॉफिट, तो ये आ गया। लेकिन यहां पर मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि देखिएगा जब यहाँ पर सेल तो गिवन है, मैंने कॉस्ट फाइंड करनी है, जब कॉस्ट फाइंड करूंगा तो ये प्रॉफिट वहां जाकर माइनस ही होगा ना। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ से, तो लिख सकता हूं ना कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन इसकी बेस पर की मैंने। अच्छा ये तो मैंने अभी स्टार्ट की कैलकुलेशन, अभी मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल पर आपको ये कैलकुलेशन डिस्कस की। सॉरी, नेक्स्ट क्लास में हम जरा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर वो भी डिस्कस करेंगे कि अगर एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट आ जाए, तो आज जरा प्लीज आपने इसी चीज को अच्छी तरह रिवाइज करना है, बार बार उन्हीं एडजस्टमेंट को। और आज शाम को या अभी थोड़ी देर में कोशिश करूंगा कि मैं आपको असाइनमेंट भी भेज दूं, ठीक है। उस असाइनमेंट को आपने बाकायदा करना है और फिर मुझे भेजना है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि वो ठीक है या गलत है, ठीक है। तो आज मैं आपको पहली असाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसको आपने करना, आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी, वहीं से आप ले लीजिएगा, ठीक है।